लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से सभी राजनीतिक पार्टियों ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तो सोमवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो चुकी है। कांग्रेस अधिवेशन भी अगले महीने होने जा रहा है। इस बीच थर्ड फ्रंट बनाने की भी तैयारी ने जोर पकड़ लिया है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने खम्मम में कर जनसभा को संबोधित किया और इसका आयोजन किया। साथ ही साथ जनसभा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई महासचिव डी राजा शामिल हुए। रिपोर्ट देखें। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता तार तार होती दिखाई दे रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में एकला चलो की नीति पर चलते हुए ऐलान किया था कि उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और किसी भी पार्टी के साथ उसका गठबंधन नहीं होगा। मायावती ने इसकी वजह यह दी कि बीएसपी का वोट तो दूसरे दलों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरे दलों का मत बीएसपी को नहीं मिलता है। कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह भी है। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। इस बीच समाजवादी पार्टी भी अब अपने पत्ते खोलने लगी है। सपा का ज्यादातर जनाधार उत्तर प्रदेश में है और वो राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। लोकसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें इसी राज्य से निकलती हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को किसका साथ पसंद है ये मायने रखता है। अब उसी पसंद की झलक देखने को मिल रही है। अखिलेश को फिलहाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का साथ पसंद आ रहा है। तेलंगाना में बुधवार को सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने खम्मम में एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनाराई विजयन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई महासचिव डी राजा शामिल हुए। इस मौके पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और जनता से बीजेपी से सचेत रहने के लिए कहा। समय समय पर रुकावट कैसे पैदा हो, नेताओं को कैसे परेशान किया जाए, उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए, उनके विपक्ष के लोग जो उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूछते हैं, उनको किस षड्यंत्र से उनको दबाया जाए, उनकी छवि कैसे खराब की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी थी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। जो संस्थाएं हमें न्याय देना चाहती हैं, जहां से हम न्याय के लिए पुकार सकते हैं, उन संस्थाओं को भी दबाव बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन्हीं की पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केसीआर की रैली में शामिल होकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मैं जाके इस पूरे कार्यक्रम को दिल्ली में भी लागू करूंगा और अभी अभी भगवंत मान साहब ने ऐलान किया कि इस पूरे कार्यक्रम को पंजाब में भी लागू किया जाएगा। तो आज देश क्या मांग रहा है? देश मांग रहा है रोजगार। यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ इंडिया, भारत
लेकिन युवा बेरोजगार हैं। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने का, वो भी जुमला निकला। इन्होंने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी करने का, जुमला निकला। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, जुमला। इन्होंने कहा था 15 लाख हर घर के खाते में आ जाएगा, जुमला। आम आदमी पार्टी सपा और वाम दलों का साथ मिलने से गदगद है। के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी पर हमले करने पर कोई कसर नहीं छोड़ी। నేలకొండపల్లి గాని 10,000 జనాభాకు మించి ఉండి ఇవి మున్సిపాలిటీలు కాకుండా ఉన్నాయి, మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలుగా వీటికి కూడా తలా 10 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేస్తా ఉన్నాం. వీటి అభివృద్ధి కూడా మన ముఖ్యమంత్రి మేము మనవి చేస్తా ఉన్నాం. ఖమ్మం మున్సిపాలిటీని మంత్రి గారు అజయ్ గారు బాగా చక్కగా తీర్చిదిద్దారు. అప్పుడు తుమ్మల గారు ఉన్నప్పుడే కొంత కార్యక్రమం ప్రారంభమై వారి హయాంలో కొంత నడిచింది. అదే స్ఫూర్తితో అజయ్ గారు కూడా బాగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు. అక్కడ సత్తుపల్లి మన వెంకటవీరయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో సత్తుపల్లి మున్సిపాలిటీ గాని उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुर्खियां बटोर रही है। कांग्रेस ने समान विचारधारा वाले कुछ राजनीतिक दलों को साथ लाने की पहल की। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ होगा। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचारधारा वाले 21 राजनीतिक दलों को श्रीनगर में 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जिन दलों को बुलाया गया है उनमें टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी, सपा, बीएसपी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, जेएमएम, आरएल, एसपी, हम, पीडीपी, एनसीपी, एमडीएमके, आईयूएमएल, केएसएम और आरएसपी प्रमुख हैं। लेकिन साफ है कि कई दलों ने कांग्रेस की इस यात्रा से दूरी बना ली है। कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने ये बोलकर टरका दिया कि वो इस यात्रा के साथ सिर्फ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, यानी कि उन्होंने कांग्रेस को यूपी में किसी भी तरह का सियासी साथ नहीं दिया। 2017 के चुनाव में जरूर ये साथ पसंद है कहा गया था, लेकिन अब 2024 के रण के लिए सपा खुद सियासी पिच तैयार कर रही है। इस पिच में केसीआर को खेलने का मौका दिया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार को भी मौका मिल सकता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की नो एंट्री है। कुछ दिन पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि राहुल की यात्रा ने साबित कर दिया है कि वो कड़ी मेहनत के लिए तैयार हैं और वो सभी विपक्षी दलों को साथ लाने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ विपक्षी दल कांग्रेस का साथ निभाने को तैयार नहीं। ऐसे में बटा हुआ विपक्ष एक मजबूत बीजेपी और देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी का कैसे सामना कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो विपक्ष लगातार बटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब दक्षिण से क्या ये कहे कि इसका आगाज हो गया है, तीसरे मोर्चे का बिगुल बच चुका है, दक्षिण से इसकी शुरुआत हुई है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। ओमकार नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, सर बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर नीरज जैन जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, सर बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं जोशी जी, क्योंकि कांग्रेस से दूरी, केसीआर का साथ पसंद है अखिलेश यादव को। क्या 2024 से पहले थर्ड फ्रंट को हवा दे रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट करा कि जो भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेगा, माननीय चंद्रशेखर राव साहब कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार कर रहे हैं, माननीय ममता बनर्जी कर रहे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं और इन सबको सहयोग करने का काम करेंगे। और रही बात आपने अभी कही कि कांग्रेस भी इस तरह का प्रयास करी है, तो हमने कहा कि उनसे हमारा जो भावनात्मक
उनकी जो यात्रा है उसमें हमारा भावनात्मक लगाव है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी की जो अप्रोच है वो उनसे भिन्न है। और जो हमारी जो अप्रोच है वो समाजवाद की है। और उसको कौन कौन लोग जीने का काम करा? महात्मा गांधी जी ने, भगत सिंह जी ने, लोहिया जी ने, नेताजी ने, और विश्व स्तर पे आए तो नेशनल मंडेला जी ने। हम लोग उस विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जो साथी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेंगे, हमें उनका सहयोग भी करना है और उनको समर्थन भी है। ठीक है। ओमकार नाथ जी, पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच कांग्रेस से भिन्न है, इस बात का जिक्र किया अभी जोशी जी ने। क्या केसीआर की रैली ने कांग्रेस की मुसीबत को बढ़ा दिया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपको एक बात बता दें, हर दल चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम किस तरह से एक हो, और वही अखिलेश जी ने की। अखिलेश जी को निमंत्रण मिला, वो वहां पर गए और उन्होंने उनसे वहां बातचीत की। सर, निमंत्रण तो आपने भी दिया था यूपी में आने के लिए। अपनी बात, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रही हूँ निमंत्रण तो आपकी तरफ से भी दिया गया था भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। अभी हमारा जवाब नहीं आया है। जवाब आएगा तो हम देखेंगे वो क्या जवाब दे रहे हैं। नहीं, इससे पहले जब यूपी में आप लोगों ने एंट्री की थी भारत जोड़ो यात्रा ने, उस वक्त भी आपने मायावती को भी निमंत्रण दिया था, आपने अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन वो नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन उनका लेटर आया, उनका भावनात्मक लगाव था और उनके लोग वहां मौजूद, सपा के भी लोग मौजूद थे, बसपा के भी लोग मौजूद थे, सारे लोग वहां पर थे जिन्होंने स्वागत किया। जयंत चौधरी जी के भी लोग मौजूद थे। अभी इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो आप लोगों से भिन्न है। उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। हर राजनीतिक दल जब वो अलग होता है तो उसकी अप्रोच कुछ भिन्न होती है, इसीलिए वो अलग होता है। वरना वो पार्टी को ना बना, एक ही पार्टी सब लोग ना रहे। हम समाजवादी विचारधारा के हम भी हैं, रेगुलर विचारधारा के, सेक्युलर विचारधारा के वो भी हैं, लेकिन उनकी कुछ ज्यादा है, दूसरी अप्रोच है, हमारी दूसरी अप्रोच है, बसपा की दूसरी अप्रोच है। क्या उम्मीद करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में तमाम पार्टियां जिनको निमंत्रण दिया गया वो सब आएंगे? मेल खाती है, हमारी एक विचारधारा मेल खाती है, वो ये मेल खाती है कि हम सब चाहते हैं यह देश सबका है और सब लोग कायदे से यहाँ पर रहे। हम सब ये चाहते हैं। इस एक बिंदु पे ही का संभव है और उसी बिंदु पे एका होगी। अभी चलने दीजिए। अभी लेकिन कांग्रेस पर ये लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है। सर, ऐसा क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग विश्वास करते हैं। कैसे आप करेंगे? नहीं करते हैं। विश्वास न कर रहे होते तो आज हमारी सरकार नहीं करना होता तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते ना सर। नहीं, सब लोग हो रहे हैं, होना है, हो रहा है। कैसे शामिल हो रहे हैं सर? हम लोगों को तो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ शामिल हुए, कैसे शामिल हुए। महाराष्ट्र में शामिल नहीं हुए। कौन शामिल हुआ? अरे उद्धव ठाकरे साहब के लड़के शामिल हुए। आदित्य ठाकरे। मैं अखिलेश यादव की बात कर रही हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं मायावती की बात कर रही हूँ। यूपी में नहीं हुए ये उद्धव ठाकरे। नहीं, वो तो आपसे बात हो गई ना। पहले मैंने कहा कि वो नहीं हुए, उन्होंने कहा कि हमारा भावनात्मक लगाव है, हम अभी नहीं आ सकते हैं। तो ठीक है, अब यूपी में हम भी लड़ रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल देखिए चीजें होती हैं, कहीं अपने को बचाना भी पड़ता है कि कहीं उनका वोट बैंक में छिटक जाए, तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। आने दीजिए समय को, आप इतना परेशान ना होइए। आप लोग, हम सब लोग मिलके लड़ेंगे, सारे लोग मिलके लड़ेंगे। और हम चलिए ये तो बता दीजिए कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को, कितनी उम्मीदें हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में ये तमाम पार्टियां पहुंचेंगी? मुझे तो 100% उम्मीद है। जब नहीं पहुंचेंगे तब हम देखेंगे क्या रीजन है। अभी तो हमें उम्मीद है। जोशी जी, उम्मीदें पूरी होगी ओमकार नाथ जी की? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ साफ देश को संदेश दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हम लोग जो हमारे जो गठबंधन के जो साथी हैं पुराने, उन्हीं के साथ हम 2024 की लड़ाई लड़ेंगे और कोई भी नेशनल पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा स्पष्ट रूप से देश को बताने का काम कर दिया। 2024 में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जो चुनाव में जाएंगे मैनपुरी मॉडल को लेकर जाएंगे, जो कि मैनपुरी मॉडल क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ नेहा जी। वो मॉडल है विकास का, वो मॉडल है गंगा जमुना तहजीब का, वो मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के नफरत का अंत का। हम लोग इस मॉडल के साथ आगे चुनाव में जाए। ठीक है ओमकार नाथ जी, ये साफ तौर पे कह दिया अखिलेश यादव ने, कोई नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और ये भी तय नहीं है कि वो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत की बात।
तो हम अपना उम्मीदों पे तो पानी फिर रहा है ना देखेंगे, सर। वो अपना देखेंगे, दिक्कत की क्या बात, उम्मीदों पे तो पानी उससे फिर क्या रहा है ना। दिक्कत? नहीं, हमारा कोई उम्मीद नहीं। हमने कहा कि हम सबसे अलायंस करने जा रहे हैं, हमको एक कार्यक्रम में सबको इनवाइट कर रहे हैं और जनता ये देखेगी कि भाई कौन आदमी लड़ रहा है, कौन आदमी नहीं लड़ रहा है। अगर आप उस कार्यक्रम में नहीं आते हैं, ये आप जवाब दोगे जनता को। अगर समझते हो कि आपके न जाने से आपका फायदा है तो आपका स्वागत है, बिल्कुल बताइए, क्योंकि आप अपना नुकसान मत। ये तो हम खुद भी कहें, ये तो हमारा काम आपको इनवाइट करना, हमारा काम है जाके आप हमारे ठीक साथ है महेश आइए, जी, आप- ये खंड हम खंड आपका बटा हुआ सरकार है, विपक्ष तो अपना उद्देश्य है, भारतीय उसके जनता साथ पार्टी आप के लिए कितनी ऊर्जा देता है? बात को आप लोगों को तो अच्छा लगता होगा सर, एकजुटता होने वाली नहीं है, हम लोग जाने वाले नहीं है, ऐसा है क्या? देखिए, हमारा उद्देश्य आपको बता दें। महेश जी मैं लौटती एक हूँ। सेकंड लूंगा, एक सेकंड लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से। हमारा उद्देश्य, महेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए प्लीज। ओमकार जी, हमारा उद्देश्य जो था वो एकदम दिखाई पड़ रहा है, सफल होता हुआ। आज प्रधानमंत्री का जो भाषण अखबारों में छपा है और जिसमें उन्होंने कहा है कि वोट की चिंता किए बगैर समाज के हर वर्ग को जोड़ो, हम यही तो चाहते हैं। आपके साथ जुड़ने को कोई तैयार नहीं है ना सर, यही तो दिक्कत है जो मैं बार बार सवाल आपसे पूछ रही हूँ। प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, तो सुने ना सुने, प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आप समाज वोट की चिंता किए बगैर समाज के हर वर्ग को जोड़ें। आपने अखबार पढ़ा होगा, आज फ्रंट पेज न्यूज है, हर अखबार की टॉप की न्यूज है। तो हमारा तो सुन रहे हैं लोग, क्या बात करें नहीं सुन रहे हैं, सब सुनेंगे हमारा। सर वही कह रही हूँ ना, विपक्ष सुन रहा है या नहीं, एकजुटता होगी या नहीं, ये तो वाकई देखने वाली बात होगी। कोई बात 30 जनवरी को देखिएगा विपक्ष कितना सुन रहा है। बिल्कुल तब ठीक है। महेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, अभी आपने सुना होगा अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा है कि 400 दिन बच गए, अब तो भारतीय जनता पार्टी ये गिनने में लगी है कि कितने दिन बच गए। ये जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कम दिन बचे हैं सत्ता के। जी नेहा जी, आज एक प्रमुख ने एक बड़ी विचित्र बात कही और उससे ऐसा लग रहा है कि देश में भ्रष्टाचार के आरोप में ये घिरे नेता ये तब एकजुट होते हैं, तब ये यात्रा निकालते हैं जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। कहीं कोर्ट कचहरी से इसका कानून विधि विधान जो है वो अपने शिकंजे में लेता है और उस औकाहट में ये कोई यात्रा निकाल रहा है। कोई अपनी बेटी के ऊपर जब ईडी और सीबीआई और तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उसके लिए इंक्वायरी होती है, तब उनको ये समझ में आता है कि हमें विपक्ष एकता की जरूरत है। आखिर केसीआर कर क्या रहे और आज ये पहल क्यों कर रहे हैं? आज इनको क्या जरूरत पड़ी है कि केजरीवाल और भगवंत मान और सपा प्रमुख उस मीटिंग में क्या बोल रहे हैं, जनसभा में बोल क्या रहे हैं कि नेताओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से नेताओं को जो है परेशान किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जिस तरह से घिरा जा रहा है, मतलब इनको कोई भी जनता से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं मिला हुआ। जनता के लिए क्या कहना चाहिए, जनता से जुड़ी हुई बातों को रख के और अपनी राजनीति की बात अगर ये कहीं शुरू करते तो लोगों को समझ में आता कि हाँ इनकी ये एकता किस काम आएगी देश के लिए, देश की जनता के लिए। ये तो वहां इसलिए एकजुट हुए हैं या एकजुट होने का इनको कवायद है या ये पहल है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये अपने भ्रष्टाचार का जो इनका आचरण एक बना हुआ है, इस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आने के बाद जिस तरह से लूट खसोट मचाती रही, आप देखिए इस देश में क्या हुआ। एक अर्थशास्त्री 14 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं मनमोहन सिंह, और एक गैर अर्थशास्त्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़े हुए आज 42 लाख करोड़ का बजट इस देश का है, 5 ट्रिलियन का जो है बजट इस देश का है। आज बगल में देखिए 2-3 सरकार जो है कोरोना काल की वजह से बिगड़ गई, वहां त्राहिमाम मचा हुआ है, कटोरा लेके लोग भीख मांग रहे हैं। हमारे जो पड़ोसी देश हमें हमेशा जो है ये तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे कौन से हालात बहुत अच्छे हैं, भारत में हालात कौन से अच्छे हैं, विपक्षी पार्टी तो ये भी कह रही है। खैर इसमें तो भी नहीं, महेश जी इस पे जवाब दीजिए। अभी अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता के बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने दिन गिनने शुरू कर दिए कि 400 दिन बचे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस बात का जिक्र पीएम ने किया, ये तो उनको खुद से आकलन करना चाहिए कि अभी क्या हुआ। जो आजम
जो आजम खान को वो अपना सब कुछ समझते थे फादर के बाद, वहाँ क्या हुआ? बाई इलेक्शन में किस तरह की मुंह की खानी पड़ी सपा प्रमुख को। अब मैनपुरी मॉडल क्या है, सेपई मॉडल क्या है, ये आपसे हुआ है नेहा जी? आप जहाँ कलाकारों का जो है नाच होता था, जहाँ दंगा फसाद करा के जहाँ मौज मस्ती के लिए 1100 करोड़ रुपया बर्बाद किया गया, ये मॉडल अब इस देश में लागू होगा? मतलब बनता है इसका। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौटती हूँ के लिए। अगर ये इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी इकट्ठा और इनकी एकता, इनको मुबारक। देश की जनता सब जानती है। अब ये देश की जनता को कभी मुसलमान के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी बीजेपी के खिलाफ जो है दुष्प्रचार के नाम पर, ये चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जो राजनीति की दिशा और दिशा बदली है वो तय है। देखिए नेहा जी, इस देश में सामाजिक क्रांति के नाम पे 1967 से साउथ में जो एक द्रविड़ मुद्र कलगम का एक जो नारा चला, उसके बाद नॉर्थ में 1989 में मंडल कमीशन के रूप में आया। ठीक है। 2014 में जो नारा आया वो विकासवाद का आया। अब ये जो है विकास के अलावा कोई भी चीज जनता नहीं सुनने वाली है, न इस तरह की एकता की पहल, न इस तरह के लामबंद होने का कुछ। ठीक है। जोशी जी कुछ कहना सुन लेते जोशी जी। देखिए, मैनपुरी के लोगों को जिस प्रकार मैनपुरी के जो आम जनता है उनको किस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अभी गोरखपुर में भी इसी तरह का उत्सव हुआ, नेहा जी करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, लेकिन वहां पर दर्शक तक नहीं आ पाया। और मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये देश को गुमराह करने में बहुत माहिर है। वहाँ की एक स्थानीय समिति थी, वो उस कार्यक्रम को कराती थी, और उत्तर प्रदेश का जो कलाकारों का या रंगमंच का जो एक अपना फेडरेशन होता है, जो सरकार का होता है, वो उसको कुछ सहयोग करने का काम करती है। और निश्चित तौर पे आज जो गोरखपुर में इन्होंने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, और पूरे देश और प्रदेश के चैनलों ने दिखाया कि वहाँ पर दर्शक भी नहीं आ पाए। नहीं, मैनपुरी मॉडल क्या है, बताइए ना, कहाँ पे क्या हुआ, उसको छोड़िए। मैनपुरी मॉडल क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ मैनपुरी मॉडल क्या है। मैनपुरी मॉडल है गंगा जमुना तहजीब का, जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो वेमनस्य की राजनीति करके है, पॉलिटिक्स करके जिसे खत्म कर दिया है, मैनपुरी के लोगों ने इनको दिखाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो विकास का मॉडल है। आप जाइए मैनपुरी में, पता चलेगी। विकास की बात तो करते ही नहीं अखिलेश यादव, वो तो कह रहे हैं अभी महेश जी। मैं लौटती हूँ इस पे, लेकिन उससे पहले नीरज जी से सवाल ले लेती हूँ। मैं आती हूँ। नीरज जी, अखिलेश यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब गिने चुने दिन इसके बचे हुए हैं, बीजेपी का जाना तय है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 400 दिन की बात कही थी उसी पर कटाक्ष किया है। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव की जो ये कोशिश है ये कितनी रंग ला सकती है सर? क्या हालात दिख रहे हैं, क्या लग रहा है? एक तरफ कांग्रेस, और कांग्रेस के बिना विपक्षी एकजुटता कामयाब हो पाएगी? नेहा जी, तो साफ बात भी जान लीजिए कि अखिलेश जी ने जो कहा है, उन्होंने लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर अपने उत्तर प्रदेश राज्य में ये बात कही। देखिए, भाजपा को चिंता तो बहुत ज्यादा हो गई है। जब से राहुल गांधी जी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके बाद सुबह शाम दिन रात इनके दिमाग में, सोते जागते भाजपा के लोगों के दिमाग में जो राहुल गांधी है, तो इससे ये परेशान तो हो गए हैं। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी अपने आप में पेश कर रही है। और मेरी तो समझ में नहीं आता, अगर ये जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे छोटे भाई प्रवक्ता जी बैठे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितना विकास हुआ है वो सब कुछ अखिलेश यादव की सरकार में सारा विकास हुआ है। और इसको आप क्या, कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति इसको झुठला नहीं सकता। मेरी उनसे व्यक्तिगत पटे ना पटे अलग बात है, मेरी किसी से पटे ना पटे अलग बात है, लेकिन ये सत्य को स्वीकारना पहले आप लोग सीख लीजिए। दूसरा, रही बात कि देखिए, एक सेकंड महेश जी मुस्कुरा रहे हैं, एक सेकंड मैं पूछ लेती हूँ, फिर मैं सर लौटती हूँ आपके पास ही। मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। महेश जी, क्या वजह इस मुस्कुराहट के पीछे? अखिलेश यादव के वक्त में विकास हुआ है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं नीरज जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसमें क्या खराबी है? हुआ है विकास, तो बता रहे हैं, रहते हैं उत्तर प्रदेश में। किसी के टाइम में तो जो हुआ, भगवान न करे किसी के टाइम में हो ऐसा। हाँ, तो जो है बैलेट की बजाय जो है इन्होंने बुलेट को जिस तरह से अपनाया, पनपाया, और आपके डेवलपमेंट में, आपके विकास में
की जान होती तो आप 2 बार फेल हुए, आपको 2 बार जनता ने नकारा और पूरी तरह से, और आपके कुलबे में खुद आप अपने कुलबे को संभाल नहीं पाए। और जहाँ तक प्रगति की बात है तो जो भ्रष्टाचार जो है वहां पे आज जो मतलब कोई ऐसा सपा का उस समय मिनिस्टर नहीं बचा जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहा और भ्रष्टाचार में केस नहीं दर्ज हुए। गायत्री प्रजापति कौन थे? नीरज जी आईना दिखाने चले हैं आप, और सपा के जो है सपा के बिहार पे हैं जोशी जी बोलने वाले हैं, आप उनकी इतना मतलब उनका वंदन और अभिनंदन न करें सपा के नाम पर। ये जरूर है कि देश की जो है वो एक यंग व्यक्ति हैं और उनको जो है जोश जब चढ़ता है तो वो शनाब बोलने में माहिर है। ठीक है, वो अपने चाचा को भी नहीं छोड़ते हैं। आज उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने बात कही, आज का जो मुद्दा है नेहा जी आपका यही है कि आज ये जो विपक्ष इकट्ठा हुआ केसीआर के अखिलेश यादव जिस तरह से तीसरे मोर्चे का बिगुल फूंक रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के बिना ये तीसरा मोर्चा या विपक्षी एकजुटता की बात करना सही होगा? देखिए, सबका अपना राजनीतिक अपने अपने दलों का एक एजेंडा होता है और जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इस वक्त मोरलेस जो थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद कर रही हैं केसीआर के साथ और आप पार्टी के साथ और सपा से मिल करके, वो सब बिल्कुल अपनी जगह अपना अपना सबका ठीक है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि कांग्रेस को नकार करके आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपका थर्ड फ्रंट बन नहीं पाएगा। नहीं तो फिर कहने को हो जाएगा कि शेर चीते लड़े सियार ने हिरन खाया, लोग तमाशा देखेंगे। अगर आपको चाहते हैं, आप टोटली इसको खत्म करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए आपको सबको एक होना पड़ेगा। कोई बहुत दिन दूर नहीं है, अभी आने वाले समय में ही जल्दी 23 के अंदर 9 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। इन 9 राज्यों के चुनाव के परिणाम से पता ही चल जाएगा कि क्या स्थिति होगा। सब लोग सबको एक होना चाहिए। मेरा तो अपना ये व्यक्तिगत मानना है कि सारे लोगों को एक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी बैठी है और उसी तरह से दिल्ली में आप बैठी है, बिहार में अलग लालू वाली पार्टी बैठी है, बंगाल में ममता जी बैठी है, केसीआर तेलंगाना में बैठे। अगर ये लोग अलग अलग अपना करके एक अपना फोरम बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे सब एक ही प्लेटफॉर्म पे। इस चीज को आज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सबका मिशन एक है, भारतीय जनता पार्टी के गंदे शासन को, कुशासन को, जिसमें महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसने पूरे देश को बेच दिया, पूरे देश की हर संपत्ति को बेच दिया। आने वाले दिन में IIM, IIT और जो आपकी CBSE, ISC बेचने की तैयारी है, जिसमें ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री भेज दी। उस सरकार से अब क्या उम्मीद करेगी? आज सड़क पर आदमी पड़ा बिलबिला रहा है, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास है तो धन एकदम से बढ़ गया। 147 रैंक वाला आदमी यहाँ करके भारत का 3रे नंबर का दुनिया का धनवान बन जाता है। ठीक है ओमकार नाथ जी, ठीक है सर, ठीक है सर। ओमकार नाथ जी, अभी आपने सुना नीरज जी को कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना थर्ड फ्रंट या विपक्षी एकजुटता की बात करना बेमानी होगी और ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कोई नेशनल पार्टी जो पूरे देश में लड़ती है चुनाव, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ती हैं, किसी का कहीं ज्यादा वर्चस्व है, किसी का कम वर्चस्व है, वो एक अलग चीज है। लेकिन नेशनल पार्टी यानी कि कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है। सर, ये पार्टियां आप लोगों की महत्वता को इतना तवज्जो क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं समझ पा रही, क्या वजह इसकी? नीरज जी की बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ और ये सच भी है कि कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्ष का बड़ा दायरा नहीं बन पाएगा। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनकी अपनी मजबूरी होती है और वो मजबूरी ये होती है कि वो वहां पर लड़ते तो कांग्रेस से ही हैं या बीजेपी से हैं, तो वो कांग्रेस का साथ वहीं पर देंगे जहां पर वो देखेंगे कि यहाँ कमजोर हो तो वहां वो देंगे, लेकिन जहां वो ताकतवर रहेंगे वहां वो कोशिश करेंगे कि वो अकेले चुनाव लड़े। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे साथ आना नहीं चाहते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं और हर क्षेत्रीय दल की अपनी मजबूरी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा से दूरी? ये तो नेता लोग जाने ना, राहुल गांधी स्वीकार नहीं तो हम जबरदस्ती स्वीकार तो कराएंगे नहीं। जनता कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं स्वीकार थे ना, इसलिए नेहा जी उनका तो स्वीकार कर रही है ना, न स्वीकार कर रहे तो लाखों की संख्या में लोग क्यों उनको स्वागत कर रहे हैं उससे। तो हमें जनता से मतलब है। नेता लोग अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो ये उनकी मर्जी है, वो समझते हैं कि वो राहुल गांधी से सीनियर है तो सीनियर है, वो अपना सीनियर बन के जनता से वोट मांगे, वो भी कौन मना कर रहा है उनको। अगर साथ में नहीं आएंगे तो अलग लड़ेंगे तो लड़े, और लड़ने के बाद जोशी जी ये कह रहे हैं कि देखिए भारत जोड़ो यात्रा देश में क्रांति ला रही है, दक्षिण में थी भरपूर समर्थन मिला,
यूपी में आई समर्थन मिला, मध्य प्रदेश से होकर आके गुजरी, कह रहे समर्थन मिला, हरियाणा में घुसी, राजस्थान में गई, बहुत समर्थन मिला। तो आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि नहीं कांग्रेस के बिना भी थर्ड फ्रंट बन सकता है और उतनी ही पावर के साथ हम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं? देखिए, जहां जो राजनीतिक दल मजबूत है, अब हमारे कांग्रेस के जो हमारे भाई हैं, प्रवक्ता है, बिल्कुल स्पष्ट है, खुली आंखों से राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये तो पूरे देश की बात है ना, बात 2024 की हो रही है। मैं नया जी, मुझे थोड़ा सा अपना विषय देने दिया करो, मैं आपके विषय पे आ रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन मैंने सुन लिया, मैं पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ। मैंने कहा कि जौन जहां मजबूत है, जो हमारे विश्लेषक साहब भी बोल रहे थे, उनकी बात को, जैन साहब की बात को मैंने सुना, जो अब ममता बनर्जी जी वहां पर कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में मजबूत है, अब वहां पर कोई और बात करे, अन्य मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं कोई भी बात करे तो व्यक्ति बात है। वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ केवल ममता जी रोक सकती है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव रोक सकते हैं। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप इस देश का भला कर सकते हो, क्योंकि ये कैसी ताकतें हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज कोई राजनीतिक विश्लेषक, कोई विपक्ष के किए हुए अच्छे कार्यों को बताने का काम कर रहा है, इनको आईना का दिखाने का काम कर रहा है, आप उन्हें धमकाने का काम कर रहे हैं। आप न्यायपालिका को धमकाना चाहते हैं, आप ऐसी जो हमारी संस्थाएं सबको खत्म करना चाह रहे हैं। ये कॉमन लड़ाई है, इस लड़ाई को हम सब विपक्षी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ वहां पाएंगे। तो राजस्थान में कौन रोक सकता है, छत्तीसगढ़ में कौन रोक सकता है, मध्य प्रदेश में कौन कोशिशें कर सकता है, आके जहाँ पे झारखंड में इनकी गठबंधन से सरकार है वहां पर कौन कोशिशें कर सकता है, ये भी तो आप देखेंगे ना। जहाँ पर आप लोगों का वर्चस्व है, ठीक है, आप शक्ति के साथ लड़ेंगे, आप पूरी क्षमता के साथ लड़ेंगे, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहां पर, और ऐसे में तो फिर 2024 का चुनाव लड़ना आसान होगा क्या? बहुत आसान है। आप अपनी जो व्यर्थ की ऊर्जा है वहां पर लगाइए जहां पर अन्य विपक्षी लोग मजबूत है। आप अपनी ऊर्जा वहां लगाइए जहां पर आप मजबूत है। यही तो देश को संदेश है, यही देश को संदेश। मतलब सारी ऊर्जा हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कांग्रेस स्वीकार्य नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, नेहा जी अंतर्राज्यीय शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, कानून का विद्यार्थी अब अच्छे से जानती है। मैं एक मंत्र दे देता हूँ इस चैनल पे, देश का नेतृत्व कौन करेगा यह हमेशा देश ने तय करा है। चंद्रशेखर जी का उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ आपका, एकमात्र सांसद थे अपने, प्रधानमंत्री बने जब देश ने चाहा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, एस.डी. देवेगौड़ा साहब, गुजराल साहब, अपने चरण सिंह साहब, बहुत सारे उदाहरण देश में है। सर भविष्य क्या रहा उनका ये भी तो बता दीजिए। जी, भविष्य क्या था उनका ये भी तो बता दीजिए। देश ने नेतृत्व तो दिया ना, नेतृत्व दिया, वो कितना चला सर? कर सकती है क्या वो देश के नेता बने ना? देश का मूड है, देश का मूड इस समय एक है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है जनता से उनको पूरा नहीं करती है। 15 लाख लोगों को देने का काम नहीं दिया, इनके तहत जो सत्ताएं जो पहले बनी थी उनको बेचने का काम कर रहा है। अभी मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी गायब हो गए, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आज कोई हवाई अड्डा बनाते हैं तो लोग पूछने लगते हैं हम लोगों से, अभी किसी आप भी बेचा जाएगा क्या ये बात सबकी है। मैं विश्लेषक साहब से पूछता हूँ, अपने कांग्रेस के मित्र से पूछता हूँ, आज ये बना राज में रहे, लोग कह रहे हैं कि किस मित्र को बेचेंगे, ये भी देश को पता है। 15 करोड़ नौकरियां आएंगी, नौकरियों की स्थिति क्या है? आपके यहाँ कितना स्टाफ हुआ था, मैं अभी आपके स्टूडियो आया था, कितना स्टाफ कम हो गया, और जगह मैं स्टूडियो में जाता हूँ कितना कम हो गया, ये बात छुपी नहीं है मेरा जी, क्योंकि ये आपके मेरे और पूरे देश के भविष्य का सवाल है, हमारे नौनियालों के भविष्य का सवाल है। इसलिए इस सवाल को करना हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी ना मुझे, ना विश्लेषक साहब को, ना आपको, ना कांग्रेस के मित्र को ये बात नहीं कर पाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है। महेश जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। कह रहे हालात देश के इतने बुरे हैं कि हम लोगों को साथ में आना पड़ रहा है। एक सेकंड जी, मुझे इन लोगों के हालात इतने बुरे हो गए, ये लोग अपने भ्रष्टाचार के जरिए जो राजनीति करने का जो भी काम करते थे, भ्रष्टाचार से पैसे कमाते थे, उन्हीं पैसों से फिर ये राजनीति में उसको कहीं उसका दुरुपयोग करते थे और फिर सत्ता में आ जाते थे, तो उसके ऊपर कमोबेश कहीं रोक लगी है। एक बात
उन्होंने तो उस चीज का भी विरोध किया जो हमने जो है राजनीतिक चंदों के लेकर या जिस तरह से चीजों को हमने कहा, उस चीज को हर चीज का जो भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो उसको लेकर नेहा जी इनका विरोध हमेशा रहा। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे थे, ये हमेशा जो भी आता है ना कहता है 15 लाख प्रधानमंत्री जी ने कहा, 15 लाख प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लाकर दे देंगे। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो स्विस बैंक में पड़ा हुआ है अगर उस चीज को लाया जाए तो हर एक भारतीय को 15-15 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन सोचिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं होते नेहा जी, तो क्या इस देश में चाइना जैसा हालत होता या नहीं होता, पाकिस्तान जैसा हालत होता या नहीं होता, श्रीलंका जैसी हालत होती। पार्टियां यही तो कहती है सर, यही नैरेटिव सेट कर रखा है आप लोगों ने, यही भ्रम फैला रखा है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो देश का हाल खराब होता। देखिए ये कह रहे हैं यही भ्रम हमें तोड़ना है, इसलिए विपक्षी एकता कर रहे हैं। अरे नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम नेहा जी। 80 करोड़ फैमिली को पिछले 1.5 साल से भोजन मिल रहा है, लोग भूखे नहीं मर रहे हैं ना। तो भोजन किसको चाहिए सर? नौकरियां चाहिए, नौकरियां बांटिए ना। हाँ, अब नौकरी की बात कर लीजिए, आप आइए नौकरी पे आइए। आज पीएफ जो है, पीएफ से अच्छा तो कोई सबूत नहीं हो सकता है ना, ईएसआई से अच्छा कोई सबूत नहीं हो सकता है ना। 35% ईएसआई का जो है रेवेन्यू बढ़ा है, 35% ज्यादा वहाँ एंडोर्समेंट हुआ है। पीएफ में 43% एंडोर्समेंट हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि रोजगार बढ़े हैं, नौकरी लोगों को मिल रही है। तो फिर ये लोग देश का इतना बुरा हाल, देश का इतना बुरा हाल खंड खंड आप लोगों ने कर रखा है, नफरत फैला रहे हैं, बेरोजगारी फैला रहे हैं, देश की प्रॉपर्टी को बेचने का काम कर रहे हैं, महंगाई अपनी चरम पर है, युवा परेशान है, किसान बेहाल है। क्यों इनको लगता है ऐसा? इसलिए लगता है शाह क्योंकि ये एक भ्रम और दुष्प्रचार के जरिए अपनी राजनीति को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। हम जो है पब्लिक के बीच में कहीं न कहीं हम पब्लिक के साथ जुड़ के काम करके उनको कहीं लाभ पहुंचा के उनकी सेवा करके, अभी तक राजनीति जो है वो सिर्फ जाति पे, हिंदू मुसलमान पे। अभी आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि मुसलमानों के प्रति जो है हमें सदाचारता दिखानी, हमें उनके बारे में कोई भी ऐसी बात अनर्गल नहीं कहनी। वो तो कह रहे हैं ना कि चुनाव आने के पहले इस तरह की बातें की जा रही है, उससे पहले तो 80-20 की बातें की जाती थी, कहा जाता था गोली मारो ऐसे लोगों को। नेहा जी एक काम करिए ना, फिर एक काम करिए कि ये लोग मान लेना कि हमारे बारे में यहाँ तो 365 दिन चुनाव चल रहा है देश में, हर एक कहीं न कहीं हर साल कहीं न किसी राज्य में है, तो ये तो हर बार यही कहते हैं। तो प्रधानमंत्री का एक प्रस्ताव था ना कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कर लो। हमारी तो 13 राज्यों में सरकार है, नुकसान हमारा होगा, मान लेना इस प्रस्ताव को। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश को पैसा बचेगा, वो पैसा कहीं जन कल्याण में लगेगा, ऐसा कर ले। लेकिन उसके लिए भी इन्होंने चीख पुकार शुरू किया। अरे पैसा जन कल्याण में कहाँ लगता है? वो तो अडानी अंबानी के घर पे जाता है। मैं आती हूँ, फिर उस पे आती हूँ। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से बात रखिए, जल्दी से। मैं आती हूँ सर। ये मेरा आरोप नहीं है, ये विपक्षी पार्टियों का आरोप है जो कि वो दिन में 4 बार बताते हैं, 4 डिबेट में 4 बार बताते हैं। अडानी के नाम पर, अडानी अंबानी के नाम पर क्या पब्लिक अपने आंख में पट्टी बांध ले कि ये जो बोल रहे हैं, ये जो भ्रष्टाचार करने वाले जो इकट्ठे हो रहे हैं, आखिर में राहुल जी क्यों निकले? तो कह रहे हैं ना राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को रोड शो करने के लिए मजबूर कर दिया, प्रधानमंत्री क्यों निकले? अरे भाई, रोड शो प्रधानमंत्री जी का 2014 से लेकर 2019 तक आप देखिए कम से कम 100 से ऊपर रोड शो है। क्या बात कर रहे हैं वो? मतलब ऐसी व्यक्ति के लिए जिसके लिए जो आज भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह के लोग कदम ताल कर रहे हैं। आप पाकिस्तान समर्थक, पाकिस्तान प्रस्त, और जो जिस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के तहत, ऐसा भारत की इमेज आपके ही चैनल पे मैं सुन रहा था एक दिन कि भारत की इमेज जो है राहुल जी ऐसी पेश कर रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान अगर मिलके हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो हम कहीं के नहीं हैं, हमारी बिल्कुल सारी चीजें जो है ध्वस्त है, हम बिल्कुल कमजोर एक राष्ट्र के रूप में उन्होंने जिस तरह से हमें प्रस्तुत किया, उससे क्या जाहिर होता है? ठीक है, मैं पूछती हूँ राहुल गांधी क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उससे पहले जोशी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज
मौका दे देते भारतीय हैं। जनता पार्टी की उपलब्धि बताना शुरू करूंगा मैं, पूरी डिबेट यहाँ खत्म हो जाएगी, थोड़े से मुद्दे बताता हूँ। आपने इन्होंने अभी एक्सप्रेस वे बना के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव, नहीं सर, अब मुद्दे से भटक रहे हैं ना आप, मुद्दे से भटक रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस का साथ नहीं होगा तो क्या नहीं लगता कि विपक्षी एकता कमजोर होगी, और अगर कमजोर होगी तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना एक बहुत टेढ़ी खीर होगी, जिस बात का जिक्र अभी जैन साहब कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से लिहाजी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के कारण आज इनके घटक दल सब इनसे भाग गए। मैं उदाहरण शुरू करता हूँ बिहार से, मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी वाले, ये राजनीति के नए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। जिसको साथ जाते हैं उन्हें निकल जाते हैं। नंबर 1 वीआईपी पार्टी, नीतीश कुमार जी की पार्टी आ गई है महाराष्ट्र सेना, इसके बाद पंजाब में अकाली। आज इनका कितना छोटा हो चुका है, इनकी नीति और नीयत के बारे में जान चुके हैं। गठबंधन का गठबंधन का इनके साथी घट रहे हैं और हमारे साथी बढ़ रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक पेट में दर्द है और ये समझ नहीं चुके हैं कि निश्चित तौर पर इनकी विदाई का समय आ चुका है। ठीक है नीरज जी, मैं सीधा रुख आपका करना चाहूंगी, क्योंकि सर ऐसा पहली मर्तबा नहीं है जब थर्ड फ्रंट बनने की कोशिश की जा रही हो, या फिर इससे पहले कोशिश ना की गई हो। इससे पहले भी जो कोशिशें की गई थी वो कामयाब भी हुई, लेकिन क्या वो कामयाबी मिली, और क्या लगता है कि आने वाले वक्त में भी वो कामयाबी मिल सकती है बिना कांग्रेस के? क्योंकि जो अभी हालात दिखाई दे रहे हैं सर, वो तो ये बताते हैं कि जो भूतकाल रहा है वही भविष्य में भी रहने वाला है। नहीं है लिहाजी, ऐसा है देखिए कि बराबर प्रयास होते रहना चाहिए। एक विपक्षी एक होते हैं तो, ना होते हैं तो, लेकिन देर समय एक समय आएगा सब इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि 7-9 राज्यों के चुनाव होने हैं। उस चुनाव के अंदर जो परिणाम आएंगे उसकी धमक से सब अपने आप एक होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। सबका अपना अपना ईगो होता है, सबका अपना अपना एक मकसद होता है, हर राजनीतिक दल अपने विचार से चलता है। देखिए, तो हमारा इतना ये कहने का मतलब है कि आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक ही स्थान रहेगा। ये गुजरात तक सिमट गए, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था। क्योंकि देखिए, चाहे आप कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, ये हिमाचल में हार गए, ये दिल्ली का चुनाव हार गए, मैनपुरी हार गए, खतौली हार गए। यकीन मानिए अभी रामपुर जीत गए। सर, जीतने का भी तो जिक्र करिए। रामपुर जीत गए, गुजरात जीत गए। देखिए लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, रामपुर जीते नहीं है, जितवाए गए। और कैसे जितवाए गए? ऐसे ही 101 सीटें 2019 के चुनाव में जितवाई गई है। मतलब ऐसा है। तो सर बाकी खतौली, हिमाचल, ये क्यों नहीं जितवा पाए? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, देखिए मैं किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूँ। हर राजनीतिक दल के अपने प्रवक्ता, उनके पास एक सर्टेन एजेंडा है, उसके ऊपर वो जाएंगे नहीं, उससे ऊपर जाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता को एक सीधे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको इसका जवाब नहीं आता, घुमा के आप पीछे ले आइए, 70 साल ले आइए, ये ले आइए, वो ले आइए, भ्रष्टाचार ले आइए। नहीं, आप रामपुर पे आइए ना। आप कह रहे हैं रामपुर जितवाया गया, कैसे जितवाया गया? रामपुर देखिए, आपको सबको मालूम है, आप ही के सारे चैनल के बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था। एक वो आदमी जो रामपुर से जीत लड़ रहा था, वो 6000 वोटों से आगे चल रहा था। अचानक कैमरा बिल्कुल ऑफ किया जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, और जब कैमरा ऑन होता है और लाइव टेलीकास्ट होता है तो एकदम से दिखा जाता है कि वो हार गया। हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, हमने बहुत राजनीतिक चुनाव देखे। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र महामंत्री अध्यक्ष रहा हूँ, शिक्षक संघ महामंत्री अध्यक्ष रहा हूँ। किसी राजनीतिक दल का नहीं, मेरे खिलाफ हर राजनीतिक दल रहता है। तो मेरा सीधा मतलब आप ये बता रहे हैं कि निर्वाचन आयोग भी भगवा रंग में रंग गया? आप ये कह रहे हैं? अरे बिल्कुल रंगा। मैं साफ कह रहा हूँ, जब आप कंप्लेंट की जा रही है पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो सर फिर तो ऐसे में ये जो थर्ड फ्रंट बन रहा है, ये सब ऐसे ही है। मोदी सरकार हटने नहीं वाली, वो तो जाएगी नहीं। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग भगवा रंग में रंग गया है, तो ये मेहनत क्यों कर रहे हैं सर इतनी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत तीखी और तल्ख टिप्पणी चुनाव आयोग के ऊपर की है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त बैठाए गए उस पर भी की गई है बराबर। और वर्तमान सरकार जो बैठी है भारत में, उसका बराबर प्रयास है कि अब वो जिस तरह से न्यायपालिका पर हमला कर रही है, चीफ जस्टिस को हटाने के लिए तैयारी हो रही है, जिस प्रकार से हाईकोर्ट दिल्ली में मुकदमे जा रहे हैं, तो ये बहुत देश के लिए बड़े शर्म की बात है।
इनको एक ही चीज मालूम है, हमको झूठ बोलना और कैसे झूठ बोल के लोगों को अपने पक्ष में करना है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। उत्तर प्रदेश का मजबूत विपक्ष समाजवादी ठीक है महेश जी, जवाब दीजिए। एक तरफ नीरज जी ये कह रहे हैं कि देखिए निर्वाचन आयोग भगवा रंग में रंग गया, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो विदाई है वो तय है। कैसे से देखते हैं? एकदम बचपन में ना स्कूल में एक कहानी पढ़ते थे प्रेमचंद जी का नाम था पंच परमेश्वर। ओमकार जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड, आप कुछ बोलना चाह रहे, मैं आ रही हूँ। महेश जी पहले बोलिए। हाँ, तो पंच परमेश्वर हम पढ़ते तो उसमें पंच परमेश्वर का आशय आपने भी पढ़ा होगा। सवाल है कि अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीतिक विश्लेषक बन के एक आपका असली चेहरा तो इनके बातों से, नीरज जी की बातों से तो लग रहा है ऐसा कि राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर जिस तरह का ये ढकोसलाबाजी कर रहे हैं और जिस तरह के ये दुष्प्रचार की बात कर रहे हैं और जिस तरह की ये गलत चीजें, आप किस चीज को बताना और जताना चाह रहे हैं? 1951 से भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 1951 में भी हम चुनाव जीते थे। हम उस समय भी हम 50-60 साल तक कांग्रेस ने अगर राज किया तो हमने कभी नहीं कहा कि हमने नहीं। आज अगर चुनाव जनता जिता रही है और कभी हम 50-60 साल तक विपक्ष में रहे हैं, हमने कभी नहीं ये कहा कि कांग्रेस जो है वो ऐसे कर रही है, गलत कर रही है और इस तरह से कर रही है उस तरह। हमने जब हमारा जनाधार नहीं था, हमें जनादेश नहीं था, जो जनादेश हमें मिलता था हम उसको एक्सेप्ट करते थे और यही काम हमने हिमाचल में किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें जैन साहब, 0.3% का डिफरेंस है। अगर 0.3% का डिफरेंस अगर हमें मिटाना होता जो आप कह रहे हैं तो आज हिमाचल में सरकार हमारी होती। आप गलत कर रहे हैं, आप अज्ञानी की तरह बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं प्रोफेसर और अब बात कर रहे हैं आप अज्ञानी की तरह। तो ये क्षमा कीजिएगा, इस तरह की चीजों को कभी भी नहीं कहना चाहिए। और आप कह रहे हैं विदाई हमारी होगी या विदाई उनकी होगी, जिनसे आप पूछिए जो आज के डेट में ये कहते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, हम बेरोजगारी फैला रहे हैं, हम जो है देश में जो है भुखमरी फैला रहे हैं, हम आतंकवाद और जातिवाद फैला रहे हैं। क्या ये कहीं जनता को समझ में आ रही है जो आप प्रलाप कर रहे हैं, अलाप बिलाप और जो प्रलाप कर रहे हैं कि जनता को कहीं भा रही है? अगर जनता को भा रही होती तो आज 25 साल के बाद जो है गुजरात में एक रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है वो विजय। आप उसको मजाक समझते हैं, आप उसको ये समझते हैं। आप कह रहे हैं दिल्ली में हम हार गए। अरे साहब, दिल्ली में आप एमसीडी में हम पिछले 15 साल से कर रहे थे और जिस तरह से यहाँ पे केजरीवाल का भ्रष्टाचार लोगों के सामने आया, आज केजरीवाल क्यों घबराए हुए? आज केजरीवाल क्यों नहीं मेयर का चुनाव करा पा रहे हैं? पूछिए और उसके बारे में कभी एनालिसिस करके देखिएगा तो उसका कारण ये है कि केजरीवाल ने टिकट बेचा। ठीक है ओमकार जी, ठीक है सर, ठीक है ओमकार जी जीते हैं वो सब वो लोग जीते हुए जो पैसे देकर आए हैं। के मित्र महेश शर्मा जी बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। भाई निंदक नियरे राखिए, एक कहा गया है अगर अच्छा राज्य करना है। प्रोफेसर साहब ने अगर कोई बात कही है तो उसको सुनिए, उस पर नाराज मत होइए। हो सकता है वो गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, लेकिन आप कम से कम उसको देखिए और सोचिए, उसका जवाब दीजिए। जवाब अगर ठीक है तो ठीक है। अब आप उनको ही लेक्चर देने लगे तो मुझे जरा सा अच्छा नहीं लग रहा था, नंबर 1। नंबर 2, हमारे मित्र ने ये कहा कि जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी क्या कहते हैं देश को तरक्की दी है। भाई रुपए में तरक्की दे दी, रुपया 80 के पार चला गया। जब 60 रुपया था डॉलर का, $1 का कीमत, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ही बोलते थे जब चीफ मिनिस्टर थे कि जब 60 साल के ऊपर चला गया इसका मतलब ये रिटायर हो गया है रुपया, और आज 80 के ऊपर चला गया, बोलती नहीं निकल रही किसी को। पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है, गैस सिलेंडर कहाँ पहुंच गया है, बेरोजगारी किस चरम सीमा पे पहुंच गई है। आप बताइए किस जगह आप अच्छे हो गए। विकास अगर है और देश हमारा विकास कर रहा है तो रुपया तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। रुपया क्यों नहीं स्ट्रांग हमारा हो पा रहा है? तो ये जनता सब देख रही है और जनता आपसे ये सारे जवाब लेगी और आपको बताएगी कि आप कहाँ पे गलत हैं और क्या आप कर रहे हैं। चीजों को समझने की चीज है। और जहां तक आप देख रहे हो कि चुनाव में जो धांधली होती है नहीं होती है, या आप अपने बहुत स्वच्छ बना रहे थे, तो आपको याद दिला दूं
1991 में आपने चुनाव में एक प्रत्याशी खड़ा किया था मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, तहसीलदार सिंह, जो डाकू था और उसने सरेंडर कर दिया था, उसको आपने लड़वाया था। ये आपकी जो है लोकतंत्र के प्रति जागरूकता है। तो इस तरह की चीजें मत कहिए, और ये सारी चीजें अपनी चलती रहती हैं, लेकिन अब समय आ गया है, आप जितना प्रयास करना हो कर लीजिए। अब की आपको हर हालत में जाना है। चलिए, कौन जाएगा कौन नहीं, ये तो जनता के हाथ में चाबी होती है। जनता को फैसला करना होता है, लोकतंत्र का पर्व मनाना होता है, और अपनी मत की जब चोट देती है तो ये बता देती है कि सबके बयान सुने, सबके काम को देखा, और हर चीज को ध्यान में रखते हुए ही उसने अपने इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया और इस अपने मतदान को दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसको चुनती है, किसको नहीं। अभी बहुत वक्त है, तब तक तो आपकी तरफ से बहुत बयानबाजी आएगी और पल पल की अपडेट हम जनता तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।